Last time the views of Indian visionaries was done, and we read about Mahatma Gandhi's view on the education system introduced by Britishers. Those people who wanted to give English medium and Western style education to the Indians, Gandhiji opposed it, and he said that the dignity of labor and the education's best required form should be observed and practical work should be taught in our Indian language. Now let us see what was the view of Rabindranath Tagore. Was one of the most prominent literary figures of the times. He established the institution called Shanti Niketan, Abode of Peace, in 1901. नोबल प्राइज़ के विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर, जो बहुत फेमस कवि भी थे। 1913 में उनको मिला था नोबल प्राइज़ लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए। ही वॉज एन इंडियन पीपल, आपको पता ही है, बंगाल साइड से थे, बंगाली थे ये। उन्होंने क्या किया कि एक काम करते हैं कि हम अपना स्कूल खुद स्थापित करते हैं। जिस तरह ब्रिटिशर्स यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाने के लिए स्कूल्स को इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, कॉलेजेस लगा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना कर रहे हैं, वैसे ही हम अपना स्कूल बनाएंगे। और उन्होंने बनाया, उस स्कूल का नाम रखा उन्होंने शांति निकेतन। अच्छा नाम है। जिस तरह आपने नाम सुना होगा BHU का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वैसे ही फेमस नाम है, तो वैसा ही फेमस नाम है शांति निकेतन का, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1901 में किया था रविंद्रनाथ टैगोर। याद रहे, शांति निकेतन वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन 1901. It was set up at place about 100 kilometer away from Calcutta amongst nature. कलकत्ता से दूर था, वो 100 किलोमीटर दूरी पे था शांति निकेतन, जो बिल्कुल नेचर के बीच में, यानी कि हरे भरे पेड़ पौधों के बीच में था स्कूल। He professed that creative learning could be best attained in natural environments. अगर अच्छा नॉलेज और को क्रिएट करना है, अच्छा नॉलेज एक्वायर करना है, तो प्रकृति के बीच में पढ़ने से अच्छा नॉलेज मिलेगा। He visualized that the education should be a combination of the elements from Western civilization and the Indian tradition. लेकिन ये पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में देना, इंडियन को इंग्लिश पढ़ाना, ये उसके पूरी तरह से अपोज में नहीं थे। उनका मानना ये था कि इंडियन को कॉम्बिनेशन देना चाहिए, यानी मिक्स देना चाहिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ इंडियन ट्रेडिशन, यानी उनकी जो पश्चिमी सभ्यता है वो भी सिखाई जाए और साथ में भारतीय परंपरा को भी जोड़ा जाए। दोनों को मिक्सअप करके यहाँ के बच्चों को पढ़ाया जाए, जिससे कि फ्यूचर में जब बच्चे बड़े होंगे तो उनके पास दोनों चीज़ें रहेंगी और वो अपने आप को सस्टेन कर लेंगे, वर्ल्ड के चैलेंजेस को मीट कर लेंगे। और ये तरीका सही भी है, इसको मैं भी मानता हूँ कि सिर्फ भारतीय परंपरा आप जाएंगे, सिर्फ हिंदी लैंग्वेज के ऊपर जाएंगे, तो आप वर्ल्ड में कम्पीट नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आज का वर्ल्ड तो और भी ज़्यादा मॉडर्न हो गया है और इस समय इंग्लिश का इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गया है। पूरे वर्ल्ड का जो ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाए वो इंग्लिश है। पूरे वर्ल्ड का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। भले कुछ देश ऐसे हैं जो नहीं पढ़ाते इंग्लिश, ठीक है, पर उनको भी जब डील करना होता है वर्ल्ड के साथ तो वो इंग्लिश में ही डील करते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज इंग्लिश है। आप तो साइंस पढ़ना है, मेडिसिन के बारे में पढ़ना है, तो आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। तो इसलिए दोनों का ट्रेडिशन रहे, दोनों मिक्सअप रहे तो सबसे बेटर है। यही उन्होंने सोचा था उस समय। He thus felt that it was important to impart scientific, literary and cultural education in a balanced way to the student in India. उन्होंने ये सोचा कि
साइंटिफिक, लिटरेरी और कल्चरल एजुकेशन दिया जाए बैलेंस वे में स्टूडेंट को। एजुकेशन हैज़ ऑलवेज बीन लेफ्ट बिहाइंड ऑन द इंडियन पैनोरमा। पर देखा गया कि हमेशा जो लिखाई पढ़ाई की बात है, शिक्षा की बात है, भारतीय परिदृश्य में हमेशा उसको पीछे छोड़ा जाता है। यानी कि हमारा जो प्रायोरिटी लिस्ट होता है उसमें शिक्षा तो सबसे पीछे रखते हैं। क्या आज भी ऐसा ही है? बोलो बच्चों, क्या लगता है आपको, आज भी ऐसा है? देखो प्रूफ मिल गया आपको, आज भी ऐसा है। इतना बड़ा जो ये पैंडेमिक आया है जिसका नाम है कोरोना वायरस के जरिए कोविड-19, गवर्नमेंट ने सब कुछ ओपन कर दिया। शराब के धंधे चालू हो गए हैं, मार्केट्स ओपन हो गए हैं, अभी थिएटर ओपन होने जा रहा है, सब कुछ। यानी जहाँ जहाँ पे पब्लिक जमा होती है वो सब चीज़ खोल दिया गया है सिवाय स्कूल के। तो क्या वहाँ पे लोग बीमार नहीं पड़ते? क्या वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं फिर भी। लेकिन स्कूल जो है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि नहीं स्कूल मत खोलिए, बच्चे बीमार पड़ेंगे। अरे वो बच्चे जो हैं वो घर पे तो बैठते नहीं ना, बच्चे तो बाहर अंदर बाहर जा रहे हैं, तो वहाँ पे रिस्क नहीं उनको मिल रहा है, पर स्कूल खोलने में उनको रिस्क नज़र आता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पीछे है। स्टडी हो ना हो फर्क नहीं पड़ता उससे उनको। इसीलिए ये जो हमारा मेंटलिटी है वो उसमें बदलाव नहीं हुआ। अमेरिका में जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने तो बोला स्कूल खोलिए, अगर स्कूल ना ओपन किया आपने तो आपको पेनल्टी मारी जाएगी। वहाँ ऐसा प्रेशर है कि स्कूल ओपन कीजिए नहीं तो आपको पेनल्टी लग जाएगी। और यहाँ उल्टा है, यहाँ स्कूल खोलने पे पेनल्टी लग जाती है। तो ये गलत तरीका है। या तो आप सारा बंद कर दो या तो फिर आप डिस्टेंसिंग के साथ स्कूल को चांसेस दो ओपन होने का। क्योंकि स्कूल में पढ़ाने वाले जो लोग हैं, टीचर्स हैं, स्कूल मैनेजमेंट है, उनको ही पता है कि किस तरह से डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाती है और ज़्यादा बेटर वे में जानते हैं बाज़ार के मुकाबले और थिएटर के मुकाबले। लेकिन अब देखिए आप, ये व्यू है, इसलिए ये लाइन यहाँ सोचने वाली बात है कि हम लोग भी ऐसे ही हैं, अभी भी ऐसे ही हैं कि एजुकेशन हैज़ ऑलवेज बीन लेफ्ट बिहाइंड ऑन द इंडियन पैनोरमा। द नीड एंड पॉसिबिलिटी आर फार मोर देन व्हाट वी हैव बीन एबल टू अचीव इन द नेशन एज अ होल। अभी ज़रूरत भी है और पॉसिबिलिटी भी है कि हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं शिक्षा से। पॉलिसीज़ हैव बीन मेड एंड मॉडिफाइड सेवरल टाइम्स इन द पास्ट, इवन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। बहुत सारी पॉलिसी बनी, बाद में भी नई शिक्षा नीति आई है, कोठारी आयोग आया है, अभी थोड़ा रिसेंटली गवर्नमेंट ने नया पॉलिसी लाया है शिक्षा के बारे में। द फाइनेंशियल एलोकेशन बाय गवर्नमेंट ऑलवेज रन्स आउट वाइल द एस्पिरेशंस ऑफ द कमिंग जनरेशन टू गेट मोर एंड मोर एजुकेशन आर ऑन द राइज। और जो फाइनेंशियल एलोकेशन, जो टीचर शिक्षा के लिए पैसा बांटती है सरकार, वो हमेशा कम पड़ जाता है। और जो नई जनरेशन हमारी आती है उनकी नीड ज़्यादा होती है। एडमिशन टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन आर गेटिंग ऑल द मोर डिफिकल्ट ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ सीट्स। हायर इंस्टीट्यूट जो होते हैं वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलती, तो वहाँ पे जो सीट है वो कम पड़ जाती है। सो एजुकेशन इज़ गेटिंग कमर्शलाइज्ड इन ए बिग वे एंड मैनी इंस्टीट्यूशन आर कमिंग अप अक्रॉस इंडिया सो एज टू सप्लीमेंट गवर्नमेंट एफर्ट इन इम्पार्टिंग एजुकेशन। बहुत सारे गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम भी आते हैं जो गवर्नमेंट को सपोर्ट देते हैं। द पॉलिसीज़ हैव टू बी डायनामिक एज पर द चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ द फास्ट ग्रोइंग नेशन। पर हमारा पॉलिसी जो होना चाहिए डायनामिक होना चाहिए। जिस तरह से हमारा बदलाव आ रहा है उसके लिए हमें मेहनत करके उसमें बदलाव लाना चाहिए, चेंज लाना चाहिए। तो ये था आपका व्यू, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो पढ़ा, जो बताया हमको। और साथ में अब आपको बताया मैंने बीएचयू के बारे में। देखिए उसमें लिखा है, डू यू नो में मिसेस एनी बेसेंट लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल हिंदू स्कूल एंड कॉलेज एट वाराणसी इन 1898। वाराणसी में एनी बेसेंट ने स्थापना किया था सेंट्रल हिंदू स्कूल का, और कॉलेज वाराणसी में जो बाद में मदन मोहन मालवीय जी ने आगे बढ़ाया है। तो ये हो गया आपका व्यू रविन्द्रनाथ टैगोर का। अब बचता है सिर्फ 2 स्टडी, इसको बोलते हैं केस स्टडी। यानी कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे अलीगढ़ के बारे में, अलीगढ़ में किस तरह से एजुकेशन के बारे में इम्प्लीमेंट करवाया वहाँ के सर सैयद अहमद खान ने, और बड़ौदा के बारे में पढ़ेंगे वहाँ के राजा ने क्या किया था बच्चों की पढ़ाई के लिए। ये करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको पढ़ के रखना, ठीक है। टिल देन टेक केयर।